सखियों, माँ बनने का एहसास बेहद खास और अलग होता है। सब कुछ नया महसूस करने वाली माँ भीतर से खुशी और डर दोनों को महसूस करती है। ऐसे में महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भावस्था से लेकर बच्चे के पैदा होने तक की आवश्यक जानकारियों का ज्ञान होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से आज हमने अपने कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान हमारा खानपान, सावधानियां, भ्रम और सुरक्षित मातृत्व के बारे में क्या क्या हमें जानकारियां होनी चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ज्योति चौहान को। आप जिला अस्पताल सागर में सिविल सर्जन हैं और खास बात यह है कि जिला अस्पताल सागर में पहली बार कोई महिला सिविल सर्जन बनी है। मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, इसलिए यही टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और अपन इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। जी मैम, पहला सवाल तो यही है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि हमारा खानपान, वजन, सही उम्र क्या होनी चाहिए? हमारी किताबों में जिस प्रकार से लिखा है, आयन डोनाल्ड हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स की सबसे अच्छी किताब मानी गई है और उसके अनुसार 18 से 25 वर्ष आइडियल एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग है। लेकिन आज के संदर्भ में मेरे ख्याल से अगर आयन डोनाल्ड जिंदा होते तो वो भी इसको आगे पहुंचा देते, क्योंकि इस दरमियान तो वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है लड़की। अगर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है, तो 20 से 25 तक तो वो पढ़ती ही रहती है और उससे में उसकी शादी हो जाना और बच्चे होना थोड़ा सा एक मुश्किल प्रक्रिया होती है। इसलिए जब भी वो शादी करे, जब भी उसको उचित लगे कि हाँ अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, फिजिकली प्रिपेयर्ड हूँ और साथ में इकोनॉमिकली प्रिपेयर्ड भी हूँ, तब उसको बच्चे प्लान करना चाहिए। अनप्लान प्रेगनेंसीज कई बार दिमागी तौर पर आदमी को बहुत, जो तुमने कहा ना अभी कि प्रेगनेंसी में एक मिक्स्ड फीलिंग आ जाती है, थोड़ा सा एक डर। एक्चुअली उसे डर नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए कि थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वो तब बढ़ती है जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होने के साथ साथ एज के बारे में अपने बात की, वेट एटलीस्ट 40 kg होना चाहिए लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 70 kg। जिनका वजन ज्यादा है उनको वजन कम करके 70 kg तक लाना चाहिए, तब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 माह पहले फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। इससे होने वाले गर्भस्थ शिशु में कोई भी कॉन्जेनिटल एनोमलीज यानी जन्मजात विकृतियां नहीं होती और कंसीव करने में इजी रहता है। यही कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाहती थी। जी मैम, जैसे ही महिला को पता चलता है कि उसके गर्भवती होने की संभावना है, उसे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? जैसे ही महिला पीरियड मिस करती है, आजकल तो इतना इजी हो गया कि पास की कोई भी केमिस्ट की दुकान से वो एक यूरिन टेस्ट का किट ले आती है, घर ही पर टेस्ट करती है और 2 लाइनें देखने पर खुशी से उछल जाती है। और उछलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी देन है भगवान की जो सिर्फ स्त्री जाति को मिली है। पुरुष जो काम करते हैं सभी काम स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन स्त्री का ये काम कोई पुरुष नहीं कर सकता। इसीलिए शायद महिलाओं को बेटर हाफ कहा गया है। जी, बिल्कुल सही बात है मैम। जैसे ही आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और अपने टेस्ट वगैरह कराते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, वो जो पहली धड़कन होती है वो सुनाई नहीं देती या फिर मिसिंग होती है धड़कन बच्चे की। एक्चुअली धड़कन तो महिला को नहीं सुनाई देगी, वो तो डॉक्टर को ही सुनाई देती है। उसको मूवमेंट फील होता है और मूवमेंट फील होने को हम लोग क्विकनिंग कहते हैं। अगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि महिला अपनी तारीख भूल गई, बहुत सारी गांव की महिलाएं भी आती हैं, ध्यान नहीं रहता, या वो कोई त्योहार से बताती हैं या पूर्णिमा और अमावस्या से बताती हैं, तो हम लोग को जब डेट कैलकुलेट करना होती है और उसको LMP बिल्कुल याद नहीं होती है, तो हम उसे ये पूछते हैं कि तुमको कब पता चला कि पेट में कुछ घूम रहा है। पेट में कुछ घूमना मतलब फीटल मूवमेंट का एहसास होना, ये महिला को पता चलता है। अगर वो प्राइमी ग्रेविडा है यानी पहली बार गर्भवती हुई है, तो उसे 24 सप्ताह में इसकी जानकारी आमतौर पर हो जाती है। पर ये इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, किसी किसी को इससे पहले भी पता चल जाता है और किसी को इसके बाद भी पता चलता है। दूसरा, अगर मल्टी ग्रेविडा है वो, यानी पहले भी उसके बच्चे हो चुके हैं, तो 20 वीक्स पर ही उसको पता चल जाता है कि उसके फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं। और अगर ये क्विकनिंग या फीटल मूवमेंट का एहसास 20 to 24 वीक्स पर नहीं होता है, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फीटल हार्ट की आपने बात करी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन है और सोनोग्राफी पे हम फीटल हार्ट को एज अर्ली एज 5 वीक्स पर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फीटल हार्ट 8 वीक्स तक नहीं आई, तब चिंता का विषय है।
5 वीक्स पे आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई चिंता नहीं, 6 वीक्स पे नहीं आई, 7 वीक्स पे भी नहीं आई, 8 वीक्स पे आ गई तो भी सब कुछ नॉर्मल है। तो 8 वीक्स तक अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखाई देती सोनोग्राफी पे, तब हम चिंतित होते हैं और उस कंडीशन में हम उसे ब्लाइटेड ओवम या मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, और ऐसी ही संभावना रहती है कि ये बच्चा गर्भपात में टर्मिनेट होएगा। मैम, पहली तिमाही जो कहते हैं वो बहुत रिस्की मानी जाती है, उसमें जो गर्भपात होते हैं उनके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहली तिमाही में अक्सर गर्भपात हो जाता है, बिल्कुल सही आपने कहा, और पहली तिमाही ही सबसे ज्यादा आवश्यक देखरेख वाली अवस्था है, क्योंकि इसी समय पे बच्चे के पूरे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, और ऑर्गेनोजेनेसिस का जो टाइम रहता है कि इसी समय उसके हाथ पैर आंख नाक सब बन रहे हैं। अगर हमने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने उचित आराम नहीं किया, अगर हम टेंशन लेके बैठे रहे पूरे टाइम, अगर हमने ओवर एक्सर्ट किया तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्या है आइडियल खाने का, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। पहली तिमाही में उल्टियां भी होती हैं, जो कि एक सामान्य लक्षण है। दूसरे सामान्य लक्षण होते हैं कि नींद ज्यादा आती है। तीसरा एक लक्षण पहली तिमाही का होता है कि कुछ भी नहीं है फिर भी वीकनेस ही लगी रहती है पूरे टाइम पे। इसका एक कारण ये भी होता है कि अगर उल्टी हो जाती है तो शरीर में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। तो पानी की पूर्ति तो हम पानी पी के कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉल नहीं लेते। इलेक्ट्रॉल या फ्रूट जूस या नमक शक्कर का घोल या शिकंजी में थोड़ा सा नमक डाल के पीना बेहतर होगा अगर ये है। और अक्सर लोगों का मन नहीं होता, क्योंकि नौशिया इतना होता है कि वो फीलिंग है कि अभी उल्टी हो जाएगी, ये फीलिंग ही महिला को खाने से रोक देती है। तो पहली तिमाही में कई लोगों का वेट बढ़ने की जगह 1.5 किलो कम तक हो जाता है। जी जी। तो ये इसमें भी चिंता की बात नहीं है। जिन लोगों का वजन कम भी हुआ पहली तिमाही में, वो गेन कर लेती हैं सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चीज आपको नहीं पसंद आ रही उसको मत खाइए, जो रुचे वो पचे, ऐसी एक हम लोग के यहाँ कहावत चली आती है। तो जो पसंद की चीजें होती है आमतौर पे आदमी वही खाता है। कुछ कुछ चीजों से लोगों को डिस्टेस्ट आ जाता है, कभी कभी स्मेल अच्छी नहीं लगती किसी चीज की, तो कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए। मेरा सजेशन तो है कि अगर आपका गला अक्सर खराब नहीं होता तो एक बर्फ का टुकड़ा मुंह में डाल लीजिए। ये 2 काम करता है, एक तो आपका हाइड्रेशन ठीक रखेगा, दूसरा आपका नौजिया रोक देगा, और तीसरा जो एसिडिटी होने वाली होती है आपको वो भी नहीं होगी। तो ये एसिडिटी, रिफ्लक्स, नौजिया और कुछ न खाने की जो फीलिंग होती है, इन सब पर काबू पा सकते हैं अगर मुंह में कुछ पड़ा हो। वो एक बर्फ का टुकड़ा हो सकता है या वो सौंफ या इलायची भी हो सकता है। जी मैम, इसके अलावा हमारे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमारा खान पान कैसा होना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां जनरली रखनी चाहिए? पूरी प्रेगनेंसी में आपको हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया हमारे देश में 50% के करीब महिलाएं आयरन डेफिशिएंसी से ग्रसित रहती हैं। जी। तो आयरन डेफिशिएंसी अब आपको डबल खाना है। मोटे तौर पे हम ये बोलते हैं कि आप अब 2 लोगों के लिए खा रही हैं तो आप ज्यादा खाइए, और ज्यादा में भी क्या खाइए, ज्यादा आप खाइए हरी सब्जियां, ज्यादा आप खाइए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस में रहते हैं? दालों में रहते हैं, जिसमें भी 2 दाने वाली जो चीजें होती है, चाहे वो मूंगफली हो, मटर हो, चना हो, ये सब भी सेम फैमिली में आती हैं। इन सब में भी हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है। तो पनीर भी खा सकती हैं, वो भी हाई प्रोटीन कंटेंट है। मशरूम अगर आपको पसंद है तो वो भी आप खा सकती हैं। एक चीज जो आपको आमतौर पे मना की जाती है वो है पपीता और पाइनएप्पल। पपीते के सेवन में ये देखा गया है कि अबॉर्टिफिकेशन एक्शन होता है उसका। कुछ उसमें इस तरीके की चीज होती है जो बच्चेदानी को कंट्रैक्ट कर देती है और एक्सपेल कर देती है प्रोडक्ट्स को। तो पहली तिमाही में तो स्पेशली अवॉइड करना चाहिए कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में वो चीजें पाई गई हैं जो कि अबॉर्शन कर सकती हैं, तो उसे जरूर अवॉइड करना चाहिए। पाइनएप्पल्स भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, उसे अवॉइड कर सकते हैं। अन्य कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसको अपन अवॉइड करें। हाँ, बढ़ाना क्या है, आयरन रिच फूड बढ़ाना है, खास करके सेंजना की फली, मुनगा की फली जिसको कहा जाता है, उसकी फली भी और उसके फूल भी और उसके पत्ते भी सभी हाई कंटेंट ऑफ आयरन रखते हैं, तो उसका सेवन बहुत जरूरी है। और प्रोटीन साथ में रहेगा तभी हीम से, तो हरा वाला पार्ट जो है वो हीम बनाएगा, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कंटेंट से ही बनेगा। ये ज्यादा होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स लेना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना कई बार में खा लेना चाहिए। 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। बहुत देर तक यदि हम भूखे रहते हैं तो रिफ्लक्स जनरेट होता है, एसिड हमारे पेट में फॉर्म होती है और वो जो नॉर्मल नौजिया वाली चीज है उसको वो प्रेसिपिटेट करके ज्यादा बड़ा कर देती है। अब नौजिया अगर बहुत ही ज्यादा होने लग जाए कि आप कुछ भी नहीं खा पा रही हैं, उसे हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो कब वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की उल्टी है और कब वो बीमारी में तब्दील हो गई, ये महिला के लिए समझ पाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसका एक सिंपल सा टेस्ट ये होता है कि अगर डिहाइड्रेशन के कोई भी लक्षण आने लगे या जनरल वीकनेस लगने लगी या एकदम बैठे से उठे और चक्कर आ गया, आंख के आगे अंधेरा आ गया, ऐसे कुछ हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। अगर घर पे मशीन है तो खुद चेक कर लीजिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है और कभी कभी ड्रिप्स भी देना पड़ती हैं। मैम, एक सवाल ऐसा होता है जो कई महिलाओं को परेशान करता है, लेकिन संकोचवश वो उसका सही उत्तर जान नहीं पाती हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कर भी सकते हैं तो उसका सही समय क्या होता है। गर्भावस्था में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही क्रिटिकल रहते हैं और अगर आपके पहले कोई अबॉर्शन हो चुका है या अगर सोनोग्राफी में आपकी प्लेसेंटा लो लाइंग है, उस केस में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह संभोग से बचना चाहिए। और इसी प्रकार से जो लास्ट मंथ रहता है, आखिरी माह में भी संभोग से बचना चाहिए। अगर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा नीचे नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के 2 मंथ्स सेफ रहते हैं अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी मैम, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी बेटों को ज्यादा महत्व देते हैं कहीं कहीं। बिल्कुल। और बेटे के पैदा होने पर खुशी भी ज्यादा होती है लोगों को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये बताइए कि जो बच्चे का लिंग है वो किस पर निर्भर करता है। बच्चे का लिंग जो है निर्धारित तब हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम और स्पर्म इन दोनों के मिलने से एक बच्चा बनता है। तो जो फीमेल रहती है उसका क्रोमोसोमल मेकअप होता है XX। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो केवल X ही दे सकती है। लेकिन जो लड़का है, जो हस्बैंड है, उसका जो क्रोमोसोमल मेकअप है सेक्स क्रोमोसोम्स का, वो है XY। वो यदि X देता है तो X और X मिलके XX मतलब फीमेल चाइल्ड बनाएंगे। और अगर Y महिला के दिए हुए X के साथ मिलता है तो XY यानी बेटा होगा। तो यह निर्भर करता है दरअसल शुक्राणु पर, और शुक्राणु के लिए पति जवाबदार है। लेकिन देखा उल्टा जाता है, अरे इनकी तो बिटियां ही बिटियां हो रही, चलो दूसरी शादी कर लो। अब ये नहीं पता कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका बेटा है, सासू जी नई बहू ले आती हैं। जी। तो ये भ्रांति मेरे ख्याल से क्लियर होने चाहिए। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है लड़का या लड़की का भेद मतलब पैदा करने के लिए, तो मेल ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एज ए डॉक्टर हम कभी भी देखते ही नहीं है जब तक कि बताना ना पड़े, लिखना ना पड़े कि लिंग क्या है। लिंग कोई भी हो, बच्चा स्वस्थ पैदा होना चाहिए। और हमें तो बहुत खुशी होती है जब हमारे हाथ में एक नॉर्मल बच्चा आता है, और वो लड़का हो या लड़की, इससे डॉक्टर्स पे तो मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, परिवारों पे अंतर पड़ते मैंने भी देखा है, स्वयं देखा है। 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे समाज में है, जो कि एक कुरीति है। और जिस प्रकार से अन्य कुरीतियां गई, समय के चलते धीरे धीरे यह भी चली जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद करते हैं कि जो कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उनको भी अब समझ में आ गया होगा कि बच्चे का जो लिंग है वो पिता पर निर्भर करता है। मैडम, हमें पूरी गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से जांच करानी चाहिए और कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए? गर्भावस्था के दौरान हमें हीमोग्लोबिन, अपना ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, VDRL, HIV, T3, T4, TSH और यूरिन एग्जामिनेशन, ये 7 टेस्ट कंपल्सरीली कराना चाहिए। साथ में एक सोनोग्राफी की जांच भी कराना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु की हमें समस्त जानकारी मिल सके। जी। टिटनेस के हमको 2 टीके लगवाने चाहिए और आयरन फॉलिक एसिड हमें खानी चाहिए। पहली तिमाही में केवल फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टैबलेट 1 गोली प्रतिदिन खाना होती है, और दूसरी और तीसरी तिमाही में आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी आयरन दी जाए। देखिए, प्रेगनेंसी में एक इंक्रीज डिमांड है, क्योंकि आप 1.5 गुना कम से कम खाइएगा तो वो पूर्ति होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कई बार, और खाने में आयरन की मात्रा पर्याप्त नहीं हो पाती। तो ऐसे केस में हम सबको सप्लीमेंट करते हैं आयरन।
तो आयरन की जो टैबलेट्स हैं इसको देने के भी दो तरीके, एक थेरेप्यूटिक यानी इलाज के तौर पर और एक प्रोफाइलेक्टिक यानी बचाव के लिए। तो जो बचाव के लिए ही रहती है आयरन टैबलेट वो सिंगल डोज रहती है, 11, 12, 13, 14 इतना अगर किसी का हीमोग्लोबिन है तो उसको एक गोली पर्याप्त है। लेकिन अगर उसका हीमोग्लोबिन 8 से लेकर 10 के बीच में है तो फिर उसको 2 गोली खाना पड़ेंगी आयरन की सुबह शाम। और आयरन की गोली यदि वो नींबू की शिकंजी के साथ लेगी तो बेहतर होगा, क्योंकि नींबू की शिकंजी में वो विटामिन सी है जो कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देती है और उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो जाता है। जो हम खा रहे वो पूरा हमारे शरीर को लग भी जाता है। एक और चीज हम लोग देते हैं प्रेगनेंसी में, कैल्शियम। आयरन और कैल्शियम कभी भी साथ नहीं खाने चाहिए, इनके खाने में कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो कैल्शियम अलग टाइम पे लेना चाहिए और आयरन अलग टाइम पे रहना चाहिए। कैल्शियम भी हम 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में देते हैं और कैल्शियम 1200 मिलीग्राम्स पर डे की डोज में हम लोग देते हैं। यदि उसका हीमोग्लोबिन 9 आ रहा है तो भी हम उसको 3 दे देते हैं आयरन सुक्रोज इन्फ्यूजन्स, तो इसका हीमोग्लोबिन बढ़ के 11 तक पहुंच जाता है। अगर 5 और 7 के बीच में है तो फिर हम कोशिश ये करते हैं, और लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, अभी टाइम ही नहीं है, तो फिर हमको ब्लड देना पड़ता है और 5 के नीचे वाले को भी हम ब्लड देते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 5 और 7 के बीच में लेकिन दूसरी तिमाही में है तो भी हम उसको आयरन सुक्रोज से कवर कर सकते हैं। जी मैम, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर आता है कि भारत में जो महिलाएं हैं वो इतनी एनीमिक क्यों होती हैं? उसका मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये रहता है कि हम ये सोच के चलते हैं कि जो बच्चे का घर में हम तो वही खा लेंगे। जितनी भी हम सब्जी बनाते हैं, हरी सब्जी, वो हम अपने हस्बैंड को, बच्चों को, घर के सब लोगों को दे देते हैं। जब एंड में केवल रोटी बचती है तो हम अचार के साथ खा लेते हैं। ये परंपरा हमारी बड़ी खराब है। विदेशों में ऐसा नहीं होता, सब एक साथ बैठ के खाते हैं। और हमारे लिए एक और ये चीज है कि पूरा चौका खत्म करके सारा काम नाम निपटा के फिर उसके बाद में हम अपना स्वयं का भोजन करते हैं और अपने आप को हमेशा निग्लेक्टेड ग्रुप में खुद ही रख लेते हैं जी। है ना। हम डंपिंग ग्राउंड है, बच्चों ने खाना छोड़ा तो हम खा लेंगे, बच्चों ने नहीं छोड़ा, कम पड़ गया तो पहले बच्चों को दे दो, परिवार वालों को दे दो, बचेगा तो हम खाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से हमको प्रेगनेंसी में तो इस परंपरा को तोड़ना ही पड़ेगा और प्रेग्नेंट वुमन को सबसे पहले खिलाएंगे। सास ससुर माता पिता चाहे बाद में खाएं, बच्चे चाहे बाद में खाएं। बच्चों को तो खैर देना चाहिए टाइमली, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन को भी बहुत बहुत ध्यान से हमें हरी सब्जियां देना चाहिए, प्रोटीन्स देना चाहिए और दूध देना चाहिए। यदि किसी कारण से उसे दूध पसंद नहीं आता तो उसको दही भी दे सकते हैं, पनीर भी दे सकते हैं। तो दूध, दही और पनीर ये प्रोटीन के सोर्स के साथ साथ में ये बहुत अच्छे कैल्शियम के सोर्स भी हैं। कैल्शियम की टैबलेट से भी कभी कभी किसी किसी को नौशिया होता है, आयरन की टैबलेट से भी होता है। तो वो अगर खाने से ही उसकी भरपाई कर लेगी तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम, अब बात कर लेते हैं प्रसव की तैयारी की। तो जो कई महिलाओं में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए या सिजेरियन, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होना है तो हो सकता है अस्पताल ही ना जाए डर की वजह से। तो ये जो डर है ये कहाँ तक सही है और हमें अस्पताल जाने के लिए पहले से ही क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? हमें प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में खास करके आखिरी माह में तैयारी आवश्यक रूप से करनी चाहिए। जैसे बच्चे के जो कपड़े हैं उसकी तैयारी करके रख लें, खुद क्या वहां पहनने वाली है वो तैयारी करके रख लें, क्या आपको वहां लगेगा अस्पताल में वो तैयारी आप करके रख लें, और साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप आवश्यक रूप से अपने साथ ले जाइए। अगर आप किसी गांव में रहती हैं और वो जहां आपको डिलीवरी करवानी स्थान वहां से दूर है तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, किस तरीके से जाएंगी, कौन आपके साथ जाएगा। आशा से पहले ही जानकारी ले लें, आशा आपको साथ ले जाएगी। तो आप एक तो उसके साथ रहने से आपको और अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ होने से आपका मॉरल बहुत हाई रहेगा। खास करके आपकी माँ या बहन आपके साथ होगी और आपका पसीना पोंछती रहेगी, कमर सहलाती रहेगी, सिर पर हाथ फेरती रहेगी, बोलेगी नहीं कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मॉरल सपोर्ट वाली चीज है ना, ये देखा गया है कि जब किसी के साथ में कोई ऐसी सपोर्टिव बर्थ कंपेनियन होता है तो अक्सर उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो डरे जाते हैं, एग्जाइटी के साथ जाते हैं, उनके सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि प्रकृति ने सब चीजें ऐसी बनाई है कि हम जितने प्रकृति के पास रहेंगे प्रकृति हमको उसी तरीके से हेल्प करेगी।
प्रकृति ने जो मैंने बताया 18 to 25 इयर्स की एज निर्धारित की थी, मगर हम पढ़ने लगे और हमारी एज बड़ी हो गई। 30 इयर्स में हमने शादी की, 32 इयर्स में हमारे बच्चे हो रहे हैं। हमने पहले अपना इकोनॉमिक स्टैंड बनाया, घर बनाया, रहने की व्यवस्था की, होते होते टाइम लग गया, है ना। फिर शादी पेरेंट्स ने की, ढूंढ नहीं पाया लड़का, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, फिर शादी हो पाई। बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई है हमारे समाज में विशेष रूप से। तो उन सब चीजों को देखते हुए यदि सिजेरियन भी करना पड़े तो बिल्कुल बिल्कुल मत घबराइए, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। हम आपको बताएं, हमारे लिए तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन से बराबर ही है। तो डॉक्टर कभी भी सिजेरियन नहीं बताता जब तक कि वो इंडिकेटेड नहीं हो। आजकल हम माँ को और बच्चे को 2 इंडिविजुअल यूनिट्स मानते हैं और बच्चे का भी उतने अधिकार मानते हैं कि वो अच्छा स्वस्थ पैदा हो। अगर कोई एक रीजन भी ऐसा मिलता है हमको सोनोग्राफी में, ब्लड टेस्ट में या पेशेंट के एग्जामिनेशन में कि बच्चा आड़ा है, अब आड़ा बच्चा तो कभी आएगा ही नहीं रास्ते से, अगर आएगा तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, तो हम इलेक्टिव सिजेरियन के लिए बोल देते हैं, पहले से बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा तो ऑपरेशन होगा। उसका कद समझो 5 फुट से कम है, 4 फुट 10 इंच है, शॉर्ट स्टेचर प्राइमी, पहला बच्चा है। और अगर उसको डिलीवरी के दरमियान इसके बारे में पता चलता है कि मेरे तो छोटी हड्डी है, इसमें से बच्चा निकलेगा ही नहीं, बच्चा तो ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो अगर डॉक्टर ने उसको जांच में अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में बता दिया था 8वें महीने में, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगी। और आइडियली 15 डेज पहले अपनी डेट से उसको जाके एक बार दिखा देना चाहिए। यदि डॉक्टर ने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है कि आपके 2 बच्चे हैं, कि आपके आंवल नीचे है, कि बच्चा आड़ा है, कि कोई और पानी कम हो गया है आपके, इस तरीके की कई चीजें जो पहले पकड़ाई में नहीं आती थी। 8-10 बच्चे होते थे, 1-2 जीते थे, बाकी मर जाते थे, तो चलता था। सब नॉर्मल डिलीवरी हो गई हमारी सास की, तो हमारे क्यों सिजेरियन हो रहा है? हमारे इसलिए हो रहा है कि हम एक ही बच्चा पैदा कर पा रहे हैं, और वो भी 30 के बाद पैदा कर रहे हैं, जबकि हमारे टिश्यू थोड़े से फाइब्रोज्ड होते हैं, डायलिटेशन उतना नहीं होता, सॉफ्टनेस उतनी नहीं होती, तो कई चीजें बदल जाती हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं बहुत सारे। इस मारे सिजेरियन का इंसिडेंस थोड़ा बड़ा है जी, मगर से डरना नहीं चाहिए। इट्स एज गुड एज नॉर्मल डिलीवरी और आराम से हो जाता है। बल्कि कुछ लोग तो आजकल हमारे यहाँ ऐसे आते हैं कि हमारा तो सिजेरियन कर दीजिए, हमें दर्द नहीं लेना है। जी जी, जो कि गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जी, आपको प्रकृति के साथ चलना चाहिए, और मैं तो कहूंगी डॉक्टर के साथ भी चलना चाहिए। आपके डॉक्टर जो कहते हैं उस बात को अपनाइए, स्वयं का दिमाग उस वक्त मत लगाइए कि हमें नॉर्मल के ही पीछे पड़ जाना है या फिर सिजेरियन के पीछे ही पड़ना है। आपके डॉक्टर्स आपका बहुत भला चाहते हैं और वो जो कह रहे हैं आप वही मानिए। बहुत सही बात आपने कही। डॉक्टर की आपको राय जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का तो कोई पर्सनल एंड उसमें है ही नहीं, है ना। डॉक्टर तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वही उसको बताएगा। क्योंकि देखिए, यदि आपकी प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या आपके बच्चे का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं डॉक्टर को सू करने वाली। और फिर डॉक्टर खुद भी तो एक इंसान है ना, वो भी नहीं चाहेगा कि कोई भी गलती हो जाए किसी भी प्रकार से, तो वो 100% श्योरिटी में जो चीज होती है वही आपको सजेस्ट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। डिसीजन अल्टीमेटली आपके हाथ में होगा। कभी कभी ऐसे भी हम लोग ने देखा है कि हम जब कहते हैं पेशेंट को कि आपका सिजेरियन बेहतर होगा, तो बोली नहीं रुक जाओ, इनके साथ वाले इनको आ जान दे, सास को आ जान दे, पति को आ जान दे। पति कभी भी नहीं आता डिलीवरी के लिए साथ, या तो जेठ आता है, या तो देवर आता है, या तो ससुर आते हैं। और फिर पति को बताया जाता है और उसको फोन नहीं मिलता है, कहीं वो दूर होता है, फिर वो कहता है कि जब मैं आ जाऊंगा तब करना। उसमें जो ये जो डिले होता है, इसमें बच्चा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कई बार। तो डिसीजन मेकिंग, मेरे ख्याल से हमारे बुक्स में तो ये लिखा है, डिसीजन मेकिंग शुड रेस्ट ऑन द मदर। लेकिन हमारा देश जैसे हम जानते हैं, मां स्वयं डिसीजन नहीं लेती, घर वालों से पूछकर ही डिसीजन लेती है। जी, और एक बात मैं और कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जो डॉक्टर होते हैं उनको भी बहुत खुशी होती है जब उनका पेशेंट अच्छा हो जाता है। दुगनी खुशी होती है, क्योंकि उनके तो 2 क्लाइंट अच्छे निकल के आए, बच्चा भी और माँ भी। जी, तो हमें अपने डॉक्टर पर बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। और मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी महिलाएं हमारे कार्यक्रम को सुन रही होंगी अपनी गर्भावस्था को लेकर बहुत सकारात्मक महसूस करेंगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।